हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शैलेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत है। मैं अभिनंदन करता हूं आपके अपने चैनल एग्री नॉलेज प्लस पर। दोस्तों, आज से हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की है जो कि यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित की जाने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। दोस्तों, इस सीरीज के अंतर्गत हम लोग देखेंगे सामान्य अध्ययन से जुड़े उन तमाम महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि आपकी पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, या फिर ऐसे प्रश्नों को जिनकी आपकी परीक्षा में आने की प्रबल संभावना है। उन सभी प्रश्नों को हम लोग इस सीरीज के अंतर्गत देखेंगे। और इस सीरीज का दोस्तों नाम रखा गया है सफलता की उड़ान। और इसके अंतर्गत हम लोग मुख्य रूप से फोकस करेंगे यूपी लेखपाल, गन्ना पर्यवेक्षक और एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट की परीक्षा के लिए। आइए दोस्तों, हम लोग आज के सेशन की शुरुआत करते हैं मोटिवेशनल कोट्स के साथ। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं, जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं, वो ही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। इसलिए दोस्तों, हमें अपने आप पर विश्वास बनाए रखना है और अपनी मंजिल की ओर आकर्षित होते रहना है। आइए दोस्तों, इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो रहा आपकी स्क्रीन पर। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में किसके द्वारा की गई थी? इसके दोस्तों ऑप्शंस हैं राजा राम मोहन राय, देवेंद्र नाथ टैगोर, आत्माराम पांडुरंग, ड्रेजियो। दोस्तों, आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर होगा राजा राम मोहन राय। किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन राय। आइए हम यहाँ पे समझते हैं कि राजा राम मोहन राय के द्वारा कौन कौन सी संस्थाएं जो थी वो चलाई गई थी। दोस्तों, एक थी ब्रह्म समाज, जिसका आप लोगों ने नाम सुना होगा, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। ब्रह्म समाज, इसकी स्थापना दोस्तों राजा राम मोहन राय के द्वारा कब की जाती है? 1828 में। सत्र भी आप लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि एग्जाम में पूछा जा चुका है। दूसरी थी दोस्तों आत्मीय सभा। आत्मीय सभा, इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा दोस्तों 1815 में की जाती है। कब की जाती है? 1815। ये दोनों जो थी किसके द्वारा चलाई गई थी? राजा राम मोहन राय। आप लोग ध्यान रखेंगे, राजा राम मोहन राय। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामों में पूछा गया है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। अब हम बात करते हैं देवेंद्र नाथ टैगोर की। दोस्तों, इन्होंने क्या चलाया था? कौन सी सभा थी इनकी दोस्तों? तत्वबोधिनी सभा। आप लोगों ने सुना होगा नाम, ये भी कई बार एग्जाम में पूछी गई दोस्तों। तत्वबोधिनी सभा, बोधिनी सभा, तत्वबोधिनी सभा। और दोस्तों, ब्रह्म समाज और आत्मीय सभा, इन दोनों की स्थापना कहाँ पे हुई थी? कोलकाता में हुई थी। आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। तत्वबोधिनी सभा और आदि ब्रह्म समाज। देखो, ब्रह्म समाज था दोस्तों वो राजा राम मोहन राय का था, और आदि ब्रह्म समाज जो था ये आदि ब्रह्म समाज, ये देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा चलाया गया था, ठीक है। देवेंद्र नाथ टैगोर। तत्वबोधिनी सभा, आदि ब्रह्म समाज। तत्वबोधिनी सभा, ये इसकी स्थापना कब होती है? 1839 में। और आदि ब्रह्म समाज की स्थापना कब होती है? 1864 में। तो आप लोग ध्यान रखेंगे दोनों के सत्र। और ये दोनों देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा स्थापित किए जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं आत्माराम पांडुरंग की। प्रार्थना समाज, आप लोगों ने सुना होगा प्रार्थना समाज की स्थापना। प्रार्थना समाज की, प्रार्थना समाज की स्थापना मुंबई में दोस्तों आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की जाती है, ठीक है। और ड्रेजियो की बात करें दोस्तों, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने सुना होगा दोस्तों यंग बंग आंदोलन, यंग बंगाल आंदोलन।
यंग बंगाल आंदोलन के जनक कौन थे? ये ड्रेजियो थे 1826 में। सत्र भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी दोस्तों, अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं, उनके बारे में आप लोगों को यहाँ पे बताया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। तत्वबोधिनी सभा और आदि ब्रह्म समाज की भी स्थापना दोस्तों कोलकाता में होती है, ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। जबकि प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ पे होती है दोस्तों? मुंबई में। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पोटेशियम की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंघा, एनीमिया, हाइपोकैलेमिया, हाइपोनाइट्रेमिया। दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा हाइपोकैलेमिया। क्या होता है? पोटेशियम की कमी से हाइपोकैलेमिया होती है। और हाइपोनाइट्रेमिया की बात करें दोस्तों तो ये किससे होती है? सोडियम की कमी से क्या होती है? हाइपोनाइट्रेमिया। एनीमिया की बात करें, एनीमिया कैसे होती है बताइए? एनीमिया बताइए दोस्तों। आयरन की कमी से। किसकी कमी से? आयरन की कमी से दोस्तों क्या होती है? एनीमिया, ठीक है। घेंघा की बात कर ली जाए दोस्तों तो ये किससे होता है? ये आयोडीन की कमी से होता है, जिसे ग्वाइटर डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। आयोडीन की कमी से, आयोडीन की कमी से, ठीक है। घेंघा को ग्वाइटर के नाम से भी जाना जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोफार्म का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? क्लोरोफार्म का आविष्कार, क्लोरोफार्म का जो रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों, क्लोरोफार्म का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CH Cl3। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसका जो आविष्कार था किसने किया था? हैरिसन तथा सिम्पसन ने। किसने किया था? हैरिसन तथा सिम्पसन ने। बेंटिंग की दोस्तों बात की जाए तो बेंटिंग ने इंसुलिन की खोज किसने की थी? इंसुलिन की खोज बेंटिंग के द्वारा की गई थी। दोस्तों जो इंसुलिन होता है ये अग्न्याशय की बीटा कोशिकाओं से इसका सेक्रेशन होता है, ठीक है। और इसकी कमी से क्या हो जाता है दोस्तों? मधुमेह रोग हो जाता है, यानी कि डायबिटीज हो जाती है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अग्न्याशय की बीटा कोशिकाओं से इसका सेक्रेशन होता है। मैकुलन ने दोस्तों विटामिन ए और विटामिन बी की खोज, विटामिन ए और विटामिन की बी की खोज किसने की थी? मैकुलन ने की थी। वहीं पे विटामिन सी की खोज, विटामिन सी की खोज दोस्तों यूजोक्ट होल्कर ने की थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखेंगे। क्लोरोफार्म के बारे में किसने पता लगाया? हैरिसन तथा सिम्पसन ने। विटामिन ए और बी की खोज किसने की थी? मैकुलन ने। इंसुलिन की खोज बेंटिंग ने। और विटामिन सी की बात की जाए तो दोस्तों इसकी खोज यूजोक्ट होल्कर ने की थी। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी खंभात की खाड़ी में नहीं गिरती है? लूनी, साबरमती, माही, नर्मदा। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा लूनी। लूनी नदी जो है दोस्तों ये अरब सागर में तो जरूर गिरती है, लेकिन ये खंभात की खाड़ी में नहीं गिरती है। खंभात की खाड़ी दोस्तों कहाँ पे पड़ती है? ये दोस्तों जो एरिया है
ये जो एरिया है दोस्तों, यही है खंभात की खाड़ी, गल्फ ऑफ खंभात। ठीक है, ये है दोस्तों खंभात की खाड़ी। यहाँ पे जो नदियाँ आती हैं, एक नदी आती है ये साबरमती। कौन सी नदी है दोस्तों? साबरमती। एक नदी आती है यहाँ पे, इसका नाम है माही। कौन सी है? माही। यही नदी है दोस्तों जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? माही नदी है। इसके बाद नंबर आता है दोस्तों नर्मदा नदी का, और नर्मदा के नीचे नदी कौन सी है? ये है ताप्ती नदी। यहाँ पे दोस्तों विंध्याचल की पर्वत श्रृंखला है, और यहाँ पे दोस्तों सतपुड़ा की पर्वत श्रृंखला है। इन्हीं दोनों के बीच से कौन सी नदी निकलती है? नर्मदा नदी निकलती है। और ये दोस्तों सबसे अधिक दूरी तय करने वाली नदी है जो खंभात की खाड़ी में गिरती है। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये है ताप्ती। ये तो हो गई नर्मदा, और ये हो गई आपकी ताप्ती, जो कि सतपुड़ा पहाड़ियों के दक्षिण से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इसको आप लोग इस तरह याद रख सकते हैं, समानता। साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती। साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती। ये नदियां हैं जो दोस्तों ये कहाँ पे गिरती हैं? ये खंभात की खाड़ी में गिरती हैं। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लूनी नदी जो है दोस्तों, ये लूनी नदी आके यहाँ पे मिलती है अरब सागर में। ठीक है, ये अरब सागर में गिरने वाली नदी है लूनी। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, खंभात की खाड़ी में गिरने वाली 4 नदियां हैं, साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जनवरी 2022 को हॉसॉन्ग 12 नामक शक्तिशाली बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किस देश के द्वारा किया गया? हॉसॉन्ग 12, चीन, जापान, रूस, उत्तर कोरिया। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर दोस्तों होगा उत्तर कोरिया। क्या होगा? उत्तर कोरिया। इसका सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया था? उत्तर कोरिया के द्वारा किया गया था। और इसकी जो मारक क्षमता है, ये मध्यम दूरी की दोस्तों परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम, मध्यम दूरी की परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम मिसाइल है, जिसकी मारक क्षमता कितनी है? मारक क्षमता, इसकी मारक क्षमता है 4500 किलोमीटर। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, ये मध्यम दूरी की परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम 45 किलोमीटर मारक क्षमता वाली एक शक्तिशाली मिसाइल है। उत्तर कोरिया की कोई राजधानी बताएगा दोस्तों? उत्तर कोरिया की राजधानी, उत्तर कोरिया की राजधानी, उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है। क्या है दोस्तों? प्योंगयांग है। ठीक है, करेंसी की दोस्तों बात की जाए, यहाँ की मुद्रा जो है, मुद्रा क्या है? कोरियाई वॉन। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियां अपने विकास के किस अवस्था में हैं?
नौ अवस्था, यहाँ पे जो 9 लिखा गया ये इस तरह लिखा जाएगा, टाइपिंग मिस्टेक है। नौ अवस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, प्रौढ़ावस्था। दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा वृद्धावस्था। इसका कारण दोस्तों ये है कि जो प्रायद्वीपीय भारत है, प्रायद्वीपीय भारत जो है दोस्तों, ये सबसे प्राचीन, विश्व का सबसे प्राचीन भूखंड होने के कारण, विश्व का सबसे प्राचीन भूखंड होने के कारण इसमें बहने वाली समस्त नदियां जो हैं दोस्तों वो क्या कहलाती हैं, वृद्धावस्था की स्टेज से गुजरने वाली नदियां कहलाती हैं। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि जो प्रायद्वीपीय भारत है दोस्तों, ये जो भूखंड है भारत का, ये विश्व का सबसे प्राचीनतम भूखंड है और इससे गुजरने वाली नदियां जो हैं दोस्तों वे अपने वृद्धावस्था से गुजर रही हैं। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे, वृद्धावस्था। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मेट्टूर डैम किस नदी पर है? कावेरी, नर्मदा, भागीरथी और महानदी। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। मेट्टूर डैम पूछा गया है। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा कावेरी नदी। ये किस पे बना हुआ है? कावेरी नदी पे बना हुआ है। नर्मदा नदी पे दोस्तों एक महत्वपूर्ण डैम है, उसका नाम क्या है? सरदार सरोवर। सरदार सरोवर बांध, ये दोस्तों कहाँ पे है? ये गुजरात में, गुजरात में है। और नर्मदा नदी पे दोस्तों एक इंदिरा गांधी डैम है, ये कहाँ पे है? ये एमपी में है, नर्मदा नदी पे। ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। भागीरथी की बात की जाए तो भागीरथी पे एक महत्वपूर्ण डैम है दोस्तों, भागीरथी नदी पे टिहरी। कौन सा डैम? टिहरी डैम, जो कि क्या है दोस्तों? हाईएस्ट डैम है इन इंडिया। हाईएस्ट डैम यानी कि सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित डैम है, हाईएस्ट डैम इन इंडिया। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं महानदी की। महानदी जो है दोस्तों ये कहाँ पे है? सबसे पहले ये बताइए, महानदी जो है ये उड़ीसा में है। कहाँ पे है? उड़ीसा राज्य की एक प्रमुख नदी है महानदी। और इस पर जो डैम बना हुआ है उस डैम का नाम बताइए क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, हीराकुंड। हीराकुंड बांध, ये किस नदी पे है? ये महानदी पे है। ठीक है, और ये लॉन्गेस्ट डैम है इंडिया। ठीक है, सबसे लंबा डैम। सबसे लंबा डैम है भारत का। सबसे ऊंचा डैम था टिहरी, जो कि भागीरथी नदी पे है। और सबसे लंबा डैम की बात की जाए तो महानदी उड़ीसा में हीराकुंड डैम है। ये इंपॉर्टेंट था, आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, आइए इसी के साथ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्न में किस नदी की सबसे कम सहायक नदियां हैं? गोदावरी, नर्मदा, महानदी, कृष्णा। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। गोदावरी, नर्मदा, महानदी, कृष्णा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर होगा नर्मदा। नर्मदा नदी की सबसे कम सहायक नदियां हैं। और सबसे अधिक की बात की जाए, सबसे अधिक
सबसे अधिक या सबसे लंबा नदी तंत्र किसका है? गोदावरी नदी का। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी है। और इसका जो नदी तंत्र है वो सबसे लंबा नदी तंत्र है और इसकी सबसे अधिक सहायक नदियां हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसी को, गोदावरी को ही दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। दक्षिण गंगा के नाम से गोदावरी नदी को जाना जाता है। और इसका उद्गम स्थल जो है महाराष्ट्र के नासिक जिले में जो पश्चिमी घाट है वहाँ के त्रिबेंक पहाड़ी से उद्गम त्रिबेंक पहाड़ी, महाराष्ट्र। ठीक है, वहीं पे बात कर ली जाए दोस्तों, एक नदी और है जो जिसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण गंगा पूछा जाएगा तो गोदावरी होगा। दक्षिण भारत की गंगा अगर पूछा जा रहा है दोस्तों, दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? कावेरी। कावेरी नदी को कहा जाता है, जो कि पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। और यही वो नदी है दोस्तों जिसमें पानी के बंटवारे को लेकर तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच विवाद भी है। ये भी आप लोग ध्यान रखें, कावेरी नदी जो है, कावेरी नदी के जल बंटवारे को लेकर तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य के बीच विवाद भी चल रहा है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कृष्णा नदी जो है दोस्तों, कृष्णा नदी पे एक महत्वपूर्ण बांध है कर्नाटक में। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। कृष्णा नदी, इस पे बांध है अलमाटी बांध। अलमाटी बांध, और ये कहाँ पे है? कर्नाटक में है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कर्नाटक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? दोस्तों ये क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है। आगे बढ़ते हैं और ये क्वेश्चन अभी रिपीट होगा आगे। फीफा का मुख्यालय कहाँ पर है? ज्यूरिख, यूएई, कुआलालंपुर, लुसाने। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए। फीफा, सबसे पहले फीफा का फुल फॉर्म आप लोग नोट कर लीजिए। फीफा का फुल फॉर्म है दोस्तों फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। और इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पे है? ज्यूरिख। ज्यूरिख कहाँ पे पड़ता है? स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे पड़ता है? स्विट्जरलैंड में। ठीक है, यूएई में भी एक दोस्तों महत्वपूर्ण मुख्यालय है आईसीसी का। आईसीसी का मुख्यालय कहाँ पे है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? यूएई में। यूएई यानी कि दुबई। ठीक है, कुआलालंपुर में एक मुख्यालय है दोस्तों। कुआलालंपुर में BWF, कुआलालंपुर बैडमिंटन
बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ पे है? ये कुआलालंपुर में है। कुआलालंपुर कहाँ पे पड़ता है? मलेशिया में। कहाँ पे पड़ता है? मलेशिया में। लुसाने की बात की जाए, लुसाने में वैसे कई मुख्यालय हैं दोस्तों, उनमें से एक महत्वपूर्ण है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, यानी कि फिच। फेडरेशन, लुसाने, स्विट्जरलैंड। ठीक है। और दोस्तों जो फीफा का वर्ल्ड कप है दोस्तों 2022 का, उसका आयोजन कहाँ पे होना है? 2022 का आयोजन जो है दोस्तों ये कतर में होना है, नवंबर में। ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्न में कौन सा देश ओपेक का हिस्सा नहीं है? यूक्रेन, गैबान, यूएई, वेनेजुएला। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। आप लोगों को बताना है इसमें से कौन सा जो देश है वो ओपेक का हिस्सा नहीं है। इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को इसका जवाब देना है कि ओपेक का हिस्सा इनमें से कौन सा नहीं है। इसका राइट आंसर होगा यूक्रेन। ये क्या है? खाड़ी देशों का एक समूह है दोस्तों। खाड़ी देशों का ये एक समूह है। ठीक है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें जो इसका जो हिस्सा नहीं है वो कौन सा देश नहीं है? ये ओपेक का हिस्सा कौन सा देश नहीं है? यूक्रेन इसका हिस्सा नहीं है। गैबान है, यूएई है, वेनेजुएला है। और इसके ओपेक की जो स्थापना थी, ओपेक की स्थापना जो हुई थी 1960 में। स्थापना ओपेक की जो होती है 1960 में होती है। इराक की राजधानी थी बगदाद। और इसके संस्थापक सदस्य जो थे ये भी आप लोग नोट कर लीजिए। तेल की जो आपूर्ति होती है दोस्तों मुख्यतः यही देश करते हैं संपूर्ण विश्व में। संस्थापक देश में इसके कौन कौन से थे? ईरान, इराक, यूएई, सऊदी अरेबिया और वेनेजुएला। ये 5 सदस्य देश थे संस्थापक देश। ठीक है, जिन्होंने ओपेक की स्थापना की थी। ठीक है। और दोस्तों वर्तमान में इसके सदस्य देश कितने हैं? कतर के बाहर हो जाने के बाद वर्तमान में सदस्य इसके कितने हैं? 13 हैं। तो आप लोग ये चीज़ ध्यान रखेंगे। ठीक है। खाड़ी देशों का एक समूह है दोस्तों। इसका स्थापना 1960 में इराक बगदाद में होती है। संस्थापक सदस्य इसके जो थे ईरान, इराक, यूएई, सऊदी अरेबिया और वेनेजुएला। वर्तमान में इसके सदस्य 13 हैं। ठीक है। आप लोग ये चीज़ ध्यान रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। और यूक्रेन इसका हिस्सा नहीं है। विजय हजारे ट्रॉफी 2021 का विजेता कौन है? हिमाचल प्रदेश, मुंबई, तमिलनाडु, कर्नाटका। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। विजेता कौन है? हिमाचल प्रदेश है। उप विजेता कौन था? उप विजेता विजय हजारे ट्रॉफी तमिलनाडु। ठीक है दोस्तों, एक और ट्रॉफी होती काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 का विजेता
कौन है इसमें? इसमें तमिलनाडु है। इसका विजेता कौन है? तमिलनाडु है। और उप विजेता इसमें कौन था? उप विजेता कर्नाटक। कर्नाटक, ठीक है। विजय हजारे ट्रॉफी में विजेता हिमाचल प्रदेश था, उप विजेता तमिलनाडु था। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो होती है दोस्तों, ये भी क्रिकेट से संबंधित है। 2021 का विजेता इसमें तमिलनाडु है और उप विजेता कर्नाटक है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? 18, 12, 15, 10। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। भारतीय संविधान सभा में महिलाएं पूछी गई हैं दोस्तों। कुल सीटें जो थी यहाँ पे, कुल सीटें जो थी 389। स्वतंत्रता से मतलब स्वतंत्रता के बाद व बंटवारे से पहले, बंटवारे से पहले कितनी सीटें थी दोस्तों? 389। बंटवारे के बाद कितनी सीटें बची थी? बंटवारे के बाद सीटें बची थी दोस्तों टोटल 299, जिसमें से जो भारत के पास थी, ठीक है। भारत के पास कितनी सीटें? 389 सीटें थी दोस्तों। बंटवारा हो गया, बंटवारे के बाद भारत के हिस्से में जो सीटें आई थी 299, जिसमें से कितनी महिलाएं थी दोस्तों? 15। महिलाओं की संख्या इसमें से थी 15 महिलाएं। आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मानव शरीर में आरबीसी का निर्माण, आप लोग ध्यान से क्वेश्चन सुनेंगे। मानव शरीर में आरबीसी का निर्माण भ्रूणावस्था में कहाँ पे होता है? ठीक है, भ्रूणावस्था में दोस्तों पूछा गया है कि आरबीसी का जो निर्माण है रेड ब्लड कार्बोसेल्स का, वो कहाँ पे होता है? प्लीहा, अस्थिमज्जा, हृदय, लीवर। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। आरबीसी का निर्माण पूछा गया है, ये कहाँ पे होता है? दोस्तों ये भ्रूणावस्था में आरबीसी का निर्माण भ्रूणावस्था में आरबीसी का निर्माण लीवर में होता है। कहाँ पे होता है? लीवर में। ठीक है, वहीं पर वयस्क मनुष्य में आरबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है? अस्थिमज्जा। अस्थिमज्जा यानी कि बोन मैरो में। ठीक है, वयस्क मनुष्य में जो है आरबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है? अस्थिमज्जा में। और भ्रूणावस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है? लीवर में होता है। आप लोग ध्यान रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो आरबीसी की आयु होती है दोस्तों, ये आयु इसकी कितनी होती है? 120 दिन। और डब्ल्यूबीसी की बात कर ली जाए वहीं पे तो 3 से 4 दिन जीवन काल जो होता है। ठीक है, जो आरबीसी का जीवन काल होता है कितने दिन होता है? 120 दिन। और डब्ल्यूबीसी का जो होता है 3 से 4 दिन होता है। प्लीहा की बात कर ली जाए दोस्तों, प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। ठीक है, आइए हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में आरबीसी का निर्माण वैसे दोस्तों कहाँ पे होता है? बोन मैरो यानी अस्थिमज्जा में होता है। भ्रूणावस्था में लीवर में होता है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। डब्ल्यूबीसी का 3 से 4 दिन होता है। और प्लीहा को आरबीसी का यानी कि स्प्लीन को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे।
आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसका अध्यक्ष दोस्तों कौन होता है? गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री। इसका राइट आंसर होगा प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसका जो अध्यक्ष होता है भारत का प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, और इसका जो नोडल मंत्रालय होता है, नोडल मंत्रालय, ये होता है गृह मंत्रालय। नोडल मंत्रालय गृह मंत्रालय होता है। अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का जो एक्ट था दोस्तों, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एक्ट, ये कब का था दोस्तों? 2005 का। और ये लागू कब से होता है? ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। लागू होता है 2006 से, जनवरी 2006 से। ठीक है, तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो होती है, इसका जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री होता है। नोडल मंत्रालय कौन होता है? गृह मंत्रालय होता है। और जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एक्ट है, ये कब का है दोस्तों? 2005 का। और लागू कब से होता है? 2006 से होता है। ये सभी आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 2022 में हिंदी भाषा का साहित्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? दया प्रकाश सिन्हा, नमिता गोखले, ब्रत वसु, मितेश निर्मोही। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा दया प्रकाश सिन्हा। क्या होगा? दया प्रकाश सिन्हा। किसके लिए मिला था? दया प्रकाश सिन्हा, सम्राट अशोक के लिए। सम्राट अशोक के लिए। ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे किसके लिए मिला है? सम्राट अशोक के लिए ये पुरस्कार इन्हें प्रदान किया गया है। ये कितनी भाषाओं में दिया जाता है? कोई बताएगा? ये कितनी भाषाओं में दिया जाता है? 24 भाषाओं में। 24 भाषाओं में। ठीक है, जिसमें से 22 भाषाएं जो होती है 8वीं अनुसूची में जो दर्ज भाषाएं हैं वो हैं, और 2 भाषाएं अंग्रेजी और एक कौन सी है? राजस्थानी है। प्रथम पुरस्कार जो था दोस्तों वो किसे मिला था? प्रथम 1965 में GS कुरूप को। ठीक है, पहला जो साहित्य पुरस्कार था वो किसे प्रदान किया गया था? GS कुरूप को। तो आप लोग ये ध्यान रखेंगे। और वहीं पे बात की जाए नमिता गोखले, इनको कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया है? नमिता गोखले को अंग्रेजी का साहित्य पुरस्कार किसके लिए मिला है? थिंग्स टू लीव बिहाइंड, ये उपन्यास इनका। ठीक है, थिंग्स टू लीव बिहाइंड उपन्यास के लिए दोस्तों नमिता गोखले को अंग्रेजी का साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया। और हिंदी का साहित्य पुरस्कार जो है वो किसे मिला है? दया प्रकाश सिन्हा को, सम्राट अशोक के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पक्षियों द्वारा होने वाले परागण को किस नाम से जाना जाता है? ऑर्निथोफिलिस, मेलिकोफिलिस, एनिमोफिलिस, एंटोमोफिलिस। दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? पक्षियों द्वारा होने वाले परागण
को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑर्निथोफिलिस। पक्षियों द्वारा होने वाले परागण को ऑर्निथोफिलिस के नाम से जाना जाता है। मेलकोफिलिस जो होता है दोस्तों, ये किसके द्वारा परागण होता है? घोंघे द्वारा, यानी कि मोलास्क के द्वारा जो परागण होता है उसे मेलिकोफिलिस के नाम से जाना जाता है। एनिमोफिलिस वायु द्वारा जो परागण होता है, वायु द्वारा परागण को एनिमोफिलिस के नाम से जाना जाता है। कीटों द्वारा जो परागण होता है, कीटों द्वारा जो परागण होता है उसे एंटोफिलिस के नाम से जाना जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस, हेक्टर मुनरो, चार्ल्स रीड, लॉर्ड कर्जन। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। किसके द्वारा अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की गई थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नाटी लोक नृत्य का संबंध भारत के किस राज्य से है? हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? नाटी लोक नृत्य जो ये कहाँ पे होता है? हिमाचल प्रदेश में। ये हिमाचल प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। आइए आगे बढ़ते हैं। मिल्पा या रोका को पूर्वोत्तर भारत में किस नाम से जाना जाता है? स्लैश एंड बर्न फार्मिंग। स्लैश एंड बर्न फार्मिंग मिल्पा या रोका को कहा जाता है। दोस्तों इसमें क्या होता है, जो जंगल में रहने वाली आदिवासी जातियां होती हैं वो जंगल के पौधों को उखाड़ कर जला देती हैं, वहीं पर दोस्तों कुछ समय तक खेती करती हैं, ठीक है, प्राकृतिक रूप से। और जब उनका उपजाऊपन खत्म हो जाता है तो स्थान चेंज करके दोस्तों दूसरी जगह पर यही प्रक्रिया अपनाती हैं। इसी को दोस्तों क्या कहा जाता है? मिल्पा या रोका के नाम से जाना जाता है। इसको पूर्वोत्तर भारत में दोस्तों झूम खेती के नाम से जाना जाता है, जिसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहा जाता है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन, झूम खेती, ठीक है। इसमें क्या होता है, स्थान जो होते हैं आदिवासी बदलते रहते हैं, उपजाऊपन घटता है, दूसरे क्षेत्र में जाते हैं, वहाँ पे पेड़ पौधों को उखाड़ते हैं, उनको जला देते हैं, उसके बाद वहाँ पे खेती करते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ जाते हैं। यही प्रक्रिया होती है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। इसे स्लैश एंड बर्न फार्मिंग के नाम से भी जाना जाता है। मैक्सिको और जो उत्तरी अमेरिका है वहाँ पे दोस्तों इसे मिल्पा या रोका के नाम से जाना जाता है। पूर्वोत्तर भारत में इसे झूम खेती के नाम से जाना जाता है। और कुमारी पश्चिमी घाट में, पश्चिमी घाट में इसे कुमारी के नाम से जाना जाता है। बेवर या दहिया मध्य प्रदेश में बेवर या दहिया के नाम से जाना जाता है। पामा डाबी जो है दोस्तों उड़ीसा में स्लैश एंड बर्न फार्मिंग जो होती है दोस्तों इसे पामा डाबी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये कुछ नाम थे आप लोगों को बताए गए हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ योजना का संबंध किससे है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, कृषक सम्मान निधि योजना, उपरोक्त में से कोई नहीं। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ, ये योजना दोस्तों है जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत शुरू की गई। इसके अंतर्गत क्या होगा दोस्तों, कृषकों का बीमा जाके घर पे किया जाएगा और उसका जो क्लेम होगा दोस्तों, यदि फसल को नुकसान होता है उसका क्लेम भी किसानों को यानी कृषकों को उनके घर पे ही उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अंतर्गत जो पॉलिसी रेट है दोस्तों कृषकों के लिए, पॉलिसी रेट जो है कृषकों के लिए दोस्तों, रबी की फसल के लिए कितना है? 1.5% है। खरीफ की फसल के लिए जो इसका रेट रखा गया है कृषकों को जो देना है 2% है। बागवानी और वाणिज्यिक फसलों के लिए, बागवानी व वाणिज्यिक फसलों के लिए जो
रेट रखा गया है बीमा का, ये कितना रखा गया, जो भुगतान कृषकों को करना है 5%। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछे गए, आप लोग ध्यान रखेंगे। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत आप लोग बताइए दोस्तों कब होती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत बताइए कब होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत 13 जनवरी 2016 कब होती है, 13 जनवरी 2016। प्रधानमंत्री सिंचाई जो योजना थी दोस्तों, इसकी शुरुआत कब होती है, 1 जुलाई 2015। और वहीं कृषक सम्मान निधि योजना की बात की जाए, इसकी शुरुआत जो होती है 24 फरवरी 2019, 24 फरवरी 2019। इसी के अंतर्गत दोस्तों 2-2 हज़ार रुपये की 3 किस्तें कृषकों को प्रदान की जाती हैं, 6,000 रुपये वार्षिक दिया जाता है इसी योजना के अंतर्गत। और ये शुरुआत कहाँ से होती है, प्रधानमंत्री कृषक सम्मान निधि योजना, ये इसकी शुरुआत गोरखपुर से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है। पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 डिग्री मेरिडियन यमोत्तर पर खींची गई है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, कर्क रेखा, विषुवत रेखा, प्रधान यमोत्तर रेखा। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। ये दोस्तों मान लीजिए पृथ्वी है, ये दोस्तों 180 डिग्री, ये दोस्तों 180 डिग्री क्या है, मेरिडियन रेखा है, प्रधान मेरिडियन रेखा है। और इसी के समांतर दोस्तों एक काल्पनिक रेखा जो खींची गई है, जो कि कैसी है, जिग जैग है, यानी कि सीधी रेखा नहीं है। इसी रेखा को दोस्तों किस नाम से जाना जाता है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। दोस्तों इस रेखा के इस ओर बढ़ने पर क्या होता है, एक दिन कम हो जाता है, और इस साइड में बढ़ने पर दोस्तों एक दिन बढ़ जाता है, एक दिन बढ़ जाता है। ठीक है, यही अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। आप लोग ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसका जो आकार है वो दोस्तों सीधा नहीं है, वो जिगजैग मोशन में है। आइए, ठीक है, तो दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन था। यदि आप लोगों को सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना। ठीक है दोस्तों, और मैं आशा करता हूँ कि आज की क्लास आप लोगों को काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों का रिस्पांस अच्छा रहा तो नंबर ऑफ क्वेश्चन इंक्रीज कर दिए जाएंगे, और ये परीक्षा के लिए दोस्तों काफ़ी हेल्पफुल होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के सेशन में यहीं तक, आगे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।